हेलो एवरीवन। आज हम प्रोटेक्शन मीनिंग एंड आर्ग्यूमेंट्स फॉर प्रोटेक्शन यानी आज के वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि संरक्षण का क्या मतलब होता है और संरक्षण के पक्ष में कौन कौन से तर्क दिए जा सकते हैं या वो कौन कौन सी आर्ग्यूमेंट है जिससे ये सिद्ध किया जा सकता है कि प्रोटेक्शन जो है एक देश के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संरक्षण का अर्थ जानते हैं। जब एक देश अपने उद्योगों की रक्षा करने के लिए आयात पर प्रतिबंध लगा देते हैं तो उसे हम जो संरक्षण की नीति कहते हैं। देखिए, जब एक देश जो होता है, अगर उस देश के अंदर शुरुआती अवस्था के अंदर उद्योग धंधे शुरू होते हैं तो हमें पता है कि शुरू के अंदर उद्योग जो होते हैं वो कम लागत के ऊपर प्रोडक्शन नहीं कर पाते, उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। तो एक तरफ तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, दूसरी तरफ उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है, उत्पादन की लागत ज़्यादा है। तो ऐसे में अगर विदेशों से आयात खुला आ रहा है तो उस उद्योग से कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे, तो ऐसे में वो उद्योग धंधे उस देश के अंदर नहीं पनपेंगे। तो अपने देश के अंदर उद्योगों की रक्षा करने के उद्देश्य से जब आयात पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसे हम जो है संरक्षण की नीति कहते हैं। इस नीति का जो प्रतिपादन है वो सबसे पहले अमेरिका के अर्थशास्त्री हैमिल्टन ने किया था। उनकी एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, उसमें किया था। इसके बाद हेनरी केरे और फ्रेडरिक लिस्ट ने जो है संरक्षण की नीति के ऊपर जोर दिया था। अब हम बात करते हैं 19वीं सदी की, विशेष रूप से 1914 तक। तो उस अवस्था तक जिन भी लोगों ने जिन भी देशों ने व्यापार की नीति अपनाई थी वो लगभग जो स्वतंत्र व्यापार की नीति थी, यानी किसी भी प्रकार से आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं थे। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद प्रत्येक जो देश था उसने संरक्षण की नीति को अपनाना शुरू कर दिया। यानी प्रत्येक देश जो है अपने देश के अंदर उद्योग धंधों को विकसित करने के लिए अपने फेवर के अंदर व्यापार नीति बनाने लगे, जिससे जो है निर्यात आयात के ऊपर जो है अनेक प्रकार के जो है प्रतिबंध लगाए जाने लगे, जिसको हम जो है संरक्षण की नीति कहते हैं। संरक्षण की नीति के तहत सरकार जो थी वो आयात को रोकने का कार्य करती है या उसको कम करने का कार्य करती है। तो इसके लिए दो तरीके अपनाए जा सकते हैं। एक तो प्रशुल्क यानी टैरिफ की दर को बढ़ा दिया जाता है, दूसरा जो नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं, गैर प्रशुल्क उपाय होते हैं, जिसमें कोटा फिक्स करना या जो आयात होता है उस आयात की जो है एक पर्टिकुलर जो है मात्रा फिक्स करने के साथ साथ जो है उसके ऊपर जो है प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं कि आप पूरी तरह से जो है आयात कर ही नहीं सकते इन वस्तुओं का। तो इस प्रकार से जो है अनेक प्रकार के जो तरीके हैं वो अपनाए जाते हैं संरक्षण की नीति के तहत, ताकि आयात को जो है एक देश में कम से कम किया जा सके। इसमें या तो विदेशी आयात पर कर बढ़ा करके महंगा किया जाता है ताकि घरेलू उद्योग उनसे प्रतियोगिता कर सके। अब दिक्कत क्या होती है कि विदेशों से सामान सस्ता आ रहा है और घरेलू देश है उसके अंदर सामान महंगा बन रहा है। तो मान लीजिए कि भी एक देश जो है उसके अंदर घरेलू सामान की जो लागत है वो 10 रुपये है और विदेशों से जो सामान आ रहा है वो जो उसकी जो कीमत है वो 8 रुपये है। तो इस प्रकार से 2 रुपये सस्ता है, तो ऐसे में सरकार क्या करती है, उसके ऊपर 2 रुपये का जो टैरिफ लगा देती है। अब ये कीमत है वो भी 10 हो गई, अब ये भी 10 हो गई। तो ऐसे में जो घरेलू उद्योग होता है विदेशी सामान के साथ में आसानी से जो है प्रतियोगिता कर पाता है। या दूसरा सरकार क्या करती है कि सरकार जो होती है घरेलू उद्योगों को जो आर्थिक सहायता देती है। जैसे विदेशों से 8 रुपये का सामान आ रहा है, इस देश के अंदर 10 रुपये का सामान बन रहा है, तो ये कहेंगे अपने घरेलू उद्योगों को कि भी आप भी विदेशी सामान का मुकाबला करने के लिए 8 रुपये में बेचिए। ये कहेंगे कि भी हमें 2 रुपये का लॉस हो रहा है प्रति इकाई। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रति इकाई इनको 2 रुपये की सब्सिडी दे देगी कि भी आप 8 रुपये में बेचिए, 2 रुपये आप हमसे ले लीजिए। तो इस प्रकार से प्रोटेक्शन के तहत जो है या तो विदेशी सामान के ऊपर कर लगा करके उनकी कीमत बढ़ाई जाती है या घरेलू जो सामान होता है उसके ऊपर आर्थिक सहायता दी जाती है। और कई बार एक देश की सरकार जो वो कोटा प्रणाली को भी अपना सकती है। कोटा प्रणाली के अंदर जो है किसी भी वस्तु के आयात की मात्रा निश्चित कर दी जाती है और उस मात्रा के साथ में ये फिक्स कर दिया जाता है कि कई बार जो होता है कि कोई देश के अंदर जो उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती कि भी कितने समय में कितनी मात्रा लेनी है। 1 साल हो गया, 1 साल में इतनी मात्रा ले सकते हो। आप पहले दिन भी ले सकते हो, आप आखिरी दिन भी ले सकते हो, आप थोड़ी थोड़ी मात्रा भी ले सकते हो। कई बार ये कोटा जो होता है पर डे या पर मंथली या 6 महीने का तय कर दिया जाता है। तो ये सरकार पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से कोटा को अप्लाई करती है। परिभाषा देखते हैं आप संरक्षण की। एनातोल मुराद के अनुसार राष्ट्रीय हितों की रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की नीति को जो है वो संरक्षण कहा जाता है। तो जब कोई भी देश अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ऊपर प्रतिबंध लगाता है, चाहे वो टैरिफ बैरियर हो चाहे नॉन टैरिफ बैरियर हो, तो उस नीति को हम जो संरक्षण की नीति कहते हैं। संरक्षण के पक्ष में तर्क।
हेबरलर ने संरक्षण के पक्ष में जो तर्क दिए उनको दो भागों में बांटा है, एक तो आर्थिक तर्क और दूसरा गैर आर्थिक तर्क। तो पहले आप आर्थिक तर्क को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो आर्थिक तर्क है व्यापार शर्त का तर्क। निर्यात की आयात से विनिमय दर को हम जो वो व्यापार शर्त कहते हैं कि एक देश जो है किसी भी वस्तु की मात्रा निर्यात करता है, उसके बदले में कितनी मात्रा का आयात कर रहा है, उसकी जो दर है उसे हम जो है व्यापार शर्त कहते हैं। जब एक देश का भुगतान शेष प्रतिकूल होता है तो उसे सुधारने के लिए आयात पर प्रशुल्क जो बढ़ा दिया जाता है। जैसे ही आयात के ऊपर प्रशुल्क बढ़ाया जाएगा तो उस देश के अंदर आयात महंगा होगा। आयात महंगा होने की वजह से जो है आयात की मात्रा कम होगी और निर्यात जो वो ज़्यादा होगा, और निर्यात ज़्यादा होने की वजह से जो है वो एक देश का जो भुगतान शेष है वो संतुलित हो जाएगा या अनुकूल हो जाएगा। भुगतान शेष जो होता है वो निर्यात और आयात का अंतर होता है। मान लीजिए एक देश के अंदर जो एक्सपोर्ट की मात्रा है, एक्सपोर्ट की मात्रा और आप इंपोर्ट की मात्रा का जो डिफरेंस है उसे हम जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, भुगतान संतुलन कहते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्स माइनस एम है। एक देश जो है 10 करोड़ रुपए का निर्यात कर रहा है और 12 करोड़ रुपए का आयात कर रहा है, तो उसके लिए भुगतान संतुलन जो है वो ऋणात्मक है या प्रतिकूल है। तो ऐसी अवस्था के अंदर जो है प्रशुल्क बढ़ाया जाता है जिससे निर्यात कम होगा। सपोज की निर्यात का आयात कम होगा और आयात कम होकर के जो है 10 का हो जाता है, तो एक देश का भुगतान संतुलन जो वो संतुलन में हो जाता है। लेकिन ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि प्रशुल्क बढ़ाने से प्रतिकूल असर पड़ेगा या अनुकूल असर पड़ेगा। ये जो निर्यात और आयात की जो विदेशों में मांग और पूर्ति की लोच है उस पर निर्भर करता है। तो आयात और निर्यात की जो मांग की लोच है उसको ध्यान में रख करके जो प्रशुल्क के संबंध में डिसीजन लेना चाहिए। इसको अपन डिटेल में जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे राशिपातन के विरुद्ध। राशिपातन क्या होता है कि जब कोई भी देश जो होता है अन्य देश के अंदर ज़्यादा सामान बेचना चाहता है, तो ऐसे में वो क्या करता है, अपने देश के मुकाबले दूसरे देशों के अंदर जो निर्यात किया जाता है उसकी कीमत कम ली जाती है। और कम कीमत का मतलब उस देश के अंदर सामान महंगा बेचेगा। जैसे मान लीजिए कि चीन है, चीन जो है अपने देश में 10 रुपये की वस्तु बेच रहा है और भारत के अंदर चीन जो वो 8 रुपये की वस्तु बेच रहा है, ताकि भारत के अंदर ज़्यादा सामान हो और भारत के जो उद्योग धंधे हैं उनसे वो कंपटीशन कर पाए, उनको बर्बाद कर पाए। तो ऐसे में सरकार क्या करती है, संरक्षण की नीति को अपना करके अपने उद्योगों को बचाने के लिए उसके ऊपर जब प्रशुल्क लगा देती है। मान लीजिए चीन अपने देश में 10 रुपये का बेच रहा है, अपने भारत में 8 का बेचा, तो भारत ने 2 रुपये का प्रशुल्क लगा दिया, भारत में भी सामान 10 का बिक रहा है। तो इस प्रकार अगर कोई देश जो है डंपिंग की पॉलिसी अपनाता है तो उस डंपिंग को जो है काउंटर करने के लिए एक देश जो है संरक्षण की नीति के तहत जो है अपने देश में जो आयात किया जा रहा है उस आयात के ऊपर प्रशुल्क की मात्रा बढ़ा करके अपने देश के उद्योगों को बचा सकता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आगे विविधीकरण के विरुद्ध तर्क। इसका अर्थ है कि एक देश सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास करने के लिए संरक्षण को अपना सकता है, क्योंकि अगर हम संरक्षण को नहीं अपनाते हैं तो एक देश के अंदर केवल उन्हीं क्षेत्रों का विकास होगा जो उद्योग धंधे ज़्यादा विकसित है, जो उद्योग धंधे ज़्यादा एफिशिएंट है। तो जो उद्योग पिछड़े हुए हैं उनका विकास नहीं होगा, क्योंकि वो जो विदेशी उद्योगों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो जिन उद्योगों का एक देश के अंदर अभी विकास कम हुआ है, तो उन उद्योगों के द्वारा जिन वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जा रहा है उसके आयात के ऊपर एक देश जो है वो रोक लगा सकता है संरक्षण को अपना करके। जैसे मान लीजिए कि अगर हम भारत के अंदर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो जूते के उद्योग का विकास नहीं हुआ है और जूता भारत जो आयात कर रहा है, तो अगर भारत विदेशों से जूते के आयात के ऊपर संरक्षण के तहत प्रतिबंध लगा देता है, जूता का आयात अगर विदेशों से कम हो रहा है, तो ऐसे में भारत के अंदर जो जूता उद्योग है उसके विकसित होने की संभावना ज़्यादा होगी, क्योंकि भारत के अंदर जूतों की डिमांड बढ़ेगी तो भारत के जो घरेलू उद्योग है उनका विकास होगा। तो ये इससे जो जूता उद्योग पहले पिछड़ा हुआ था उस उद्योग को भी जो है संरक्षण के माध्यम से अपना विकास करने का पूरा मौका मिलता है। तो इससे जो है एक देश के अंदर जो संतुलित विकास होता है। विभिन्न प्रकार के जो उद्योग धंधे वो पनपते हैं। विविधीकरण का मतलब अलग अलग प्रकार के जो उद्योग धंधे हैं वो पनपने लगते हैं। नेक्स्ट है शिशु उद्योग तर्क। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि जिन देशों के अंदर उद्योग अभी शिशु अवस्था में है, शैशव अवस्था का मतलब जिन उद्योगों ने अभी अपनी विकास की यात्रा शुरू की, अभी नए नए उद्योग जो वो स्थापित हुए हैं, तो उनको विदेशी प्रतियोगिता से अगर नहीं बचाया जाता है तो वे नष्ट हो सकते हैं। क्योंकि अगर शुरुआती अवस्था में उद्योग है
तो उनकी एफिशिएंसी कम होती है, वो विदेशी उद्योगों का जो बना हुआ सामान है उसका मुकाबला नहीं कर पाते, तो वो नष्ट हो सकते हैं। तो उन्हें विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के लिए एक देश को जो संरक्षण को अपनाना चाहिए, और संरक्षण को अपनाने के लिए उसे जरूरी है कि विदेशी आयात पर जो कुछ रोक लगाए, कुछ प्रतिबंध लगाए। लेकिन यहाँ संरक्षण को अपनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि संरक्षण परमानेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर संरक्षण को स्थायी कर दिया तो घरेलू उद्योग जो अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि उनका जो है विदेशी उद्योगों से कोई मुकाबला नहीं है, तो उन्हें जो है एफिशिएंसी बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो संरक्षण को एक निश्चित समय तक दिया जाना चाहिए, और एक बार जब उद्योग धंधे विकसित हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, फिर उनको जो है विदेशी प्रतियोगिता के अंदर छोड़ देना चाहिए, ताकि वो जो है अपनी एफिशिएंसी को और ज़्यादा बढ़ा पाए, लगातार जो है इनोवेशन को अपनाते रहें, नए नई जो टेक्नोलॉजी है उसका इजाद करते रहें, उसको अपनाते रहे, तो इससे एक देश के अंदर विकास की ज़्यादा संभावना बनती है। लेकिन शुरुआत के अंदर जो उनको संरक्षण दिया जाना जरूरी है। नेक्स्ट है आधारभूत उद्योग तर्क। कुछ सामाजिक महत्व के आधारभूत उद्योग धंधे होते हैं जिनके विकास पर ही एक देश का विकास निर्भर करता है, कि अगर एक देश के अंदर उद्योगों का विकास करना है तो कुछ आधारभूत उद्योगों का विकास जरूरी है, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग है, बिजली उद्योग है, संचार उद्योग है, यातायात उद्योग है, बैंक उद्योग आदि हैं। तो अगर एक देश अपने देश के अंदर इन आधारभूत उद्योगों को बढ़ावा देना चाहता है, इन आधारभूत उद्योगों का विकास करना चाहता है, तो जरूरी होता है कि अपने इन घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करे, क्योंकि अगर इन घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा तो ये उद्योग एक देश के अंदर विकसित नहीं हो पाएंगे, जिससे एक देश जो है इन आधारभूत उद्योगों के अंदर बहुत सारे जो प्रोडक्ट है उनके लिए विदेशों पर निर्भर रहेगा, और अपने देश के अंदर औद्योगिक विकास उतनी तेजी से नहीं कर पाएगा। तो एक देश के अंदर अपने आधारभूत ढांचे को पूरी तरह से विकसित करने के लिए संरक्षण की नीति अपनानी आवश्यक है। नेक्स्ट है रोजगार संबंधी तर्क। संरक्षण से जो आयात महंगा होता है, और जब आयात महंगा होता है तो उस आयात के जो स्थानापन्न होते हैं, उन स्थानापन्न उद्योगों की जो है अपने ही देश के अंदर स्थापना होने लगती है, और जब अपने ही देश के अंदर स्थापना होने लगती है तो उसके अंदर उद्योग धंधे विकसित होंगे, तो उससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि भी हम जो है मोबाइल है, अगर हम मोबाइल चीन से खरीदते हैं तो चीन के उद्योगों का विकास होगा, चीन के अंदर रोजगार में वृद्धि होगी। और अगर हम यही मोबाइल जो है भारत से खरीदते हैं तो भारत के अंदर मोबाइल बनाने वाली कंपनियों का विकास होगा, उद्योग लगेंगे मोबाइल बनाने वाले, तो भारत के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर जो पैदा होंगे, जिससे भारत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो एक देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोगों को रोजगार देना है तो एक देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों की स्थापना तभी होगी जब एक देश के अंदर अपने ही उद्योगों का बना सामान बिकेगा। तो अपने देश के अंदर अपने ही उद्योगों का सामान बेचने के लिए जरूरी होता है कि विदेशों से जो आयात हो रहा है उस आयात को रोका जाए। तो इसके लिए जो संरक्षण की नीति बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। नेक्स्ट है व्यापार संतुलन का तर्क। व्यापार संतुलन का मतलब होता है निर्यात और आयात का संतुलन। संरक्षण को अपना करके एक देश जो है अपने आयात को कम कर सकता है। ज्यादातर जो है व्यापार अगर अनुकूल होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। व्यापार अनुकूल होने का मतलब है, व्यापार संतुलन के अनुकूल होने का मतलब ये है कि भी एक देश का निर्यात ज्यादा और आयात हम कम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब एक देश निर्यात कम करता है और आयात ज्यादा करता है, तो ऐसे में संरक्षण की नीति को अपना करके एक देश जो है अपने आयात को कम कर सकता है। और जब एक देश का आयात कम होगा तो उससे जो व्यापार संतुलन है वो प्रतिकूल होने के बजाय अनुकूल होगा। आज बहुत सारे देश जो होते हैं वो अपने व्यापार संतुलन को संतुलित करने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए जो है संरक्षण को अपनाते हैं, लेकिन संरक्षण की नीति जो है व्यापार संतुलन को संतुलित करने के लिए एक हद तक ही अपनानी चाहिए, क्योंकि अगर सभी देश इस नीति को अपनाने लग गए तो कोई भी देश जो दूसरे देश से आयात के ऊपर जो है वो छूट नहीं देगा, उसके ऊपर रोक लगाएगा। तो एक देश अपने देश में जो आयात कर रहा है वो दूसरे देश का निर्यात है, तो जब आयात कम होगा तो निर्यात भी साइड बाय साइड कम होता चला जाएगा, तो इससे विदेशी व्यापार की मात्रा कम होगी, जिससे सभी देशों को नुकसान होगा। तो व्यापार संतुलन को ठीक करने के लिए संरक्षण की नीति जो है एक सीमा तक ही अपनानी चाहिए। आगे ऊंची मजदूरी वाली घरेलू वस्तु तर्क। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनका एक देश में उत्पादन करने के लिए ऊंची मजदूरी देनी पड़ती है, यानी एक देश के अंदर अगर उन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मजदूरी देनी पड़ेगी, और अगर विदेशों से आयात करते हैं तो वो वस्तुएं सस्ती पड़ती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भी
अपने देश के हित को ध्यान में रखते हुए महंगी वस्तुओं का उत्पादन अपने ही देश में करना जो देश हित में होता है। तो इसके लिए जरूरी होता है कि विदेशों से जो सस्ती वस्तुएं आ रही है उन वस्तुओं के ऊपर जो है रोक लगाई जाए। तो इसलिए विदेशों से जो कम मजदूरी वाली वस्तुएं होती है उनके आयात को जो संरक्षण के माध्यम से रोका जाना जरूरी होता है। तो अपने देश के अंदर जो वस्तुएं बनानी महंगी है, जिनके बनाने में ज़्यादा मजदूरी देनी पड़ती है, उन वस्तुओं को भी बनाने के लिए अगर एक देश के अंदर फायदा है, एक देश का हित है, तो ऐसे में संरक्षण के माध्यम से जो उन वस्तुओं का प्रोडक्शन आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि संरक्षण के माध्यम से जो विदेशी सस्ती वस्तुएं उनको रोका जा सकता है और घरेलू वस्तुओं का भी जो उत्पादन किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्वदेशी बाजार के विस्तार का तर्क। आजकल जो है सभी देशों के अंदर जो है स्वदेशी की अवधारणा विकसित हो रही है। सभी देश ये चाहते हैं कि उस देश का विकास हो, उस देश का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो, उस देश का जो है वो उद्योग जो विकसित हो। तो ऐसे में प्रत्येक देश ये चाहता है कि विदेशों से आयात कम से कम हो, और अगर विदेशों से आयात को रोका नहीं गया तो अपने देश के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन अपने उद्योगों के अंदर बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में अगर अपने देश के अंदर स्वदेशी बाजार का विस्तार करना है, अपने ही देश के अंदर बना सामान ज़्यादा बेचना है, तो इसके लिए आवश्यक है कि विदेशों से होने वाले आयात के ऊपर रोक लगाई जाए। तो ये कार्य जो संरक्षण के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट है उत्पादन लागतों को समान करने का तरीका। अब मान लीजिए कि दो देश है, ए तथा बी। एक देश के अंदर एक वस्तु की लागत 8 है और दूसरे देश के अंदर 10 है, और दूसरे देश के अंदर वस्तु की लागत 7 है। तो ऐसे में क्या होगा कि ए जो देश है उसके अंदर उद्योगों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अगर आयात जो है वो बिना प्रतिबंध के हो रहा है, क्योंकि 7 वाली बी देश की वस्तुएं जो सस्ती है वो ए देश में आएगी। तो ऐसे में अगर लागतों को समान करना है तो बी देश जब यहाँ पर निर्यात कर रहा है ए देश को, तो उसके ऊपर जो है संरक्षण के माध्यम से 3 रुपए का जो है वो टैक्स लगा देना चाहिए। तो ऐसे में ए देश के लिए बी देश से वस्तुएं मंगवाना भी 10 रुपए का पड़ता है और अपने देश के अंदर प्रोडक्शन भी 10 रुपए का पड़ता है। तो ऐसे में जो उत्पादन की जो लागतें हैं उनमें जो अंतर है उसके अंदर जो है समानता लाई जा सकती है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता का तर्क। देश को जो आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक होता है कि प्रत्येक प्रकार की देश के अंदर जो वस्तुओं की आवश्यकता है उन वस्तुओं का जो देश में ही उत्पादन हो, और देश में अगर उन वस्तुओं का उत्पादन करना है तो जरूरी होता है कि उस देश के अंदर उन वस्तुओं को बनाने वाले उद्योगों का विकास हो। अब उद्योगों के विकास के लिए ये आवश्यक होता है कि उन उद्योगों को कुछ प्रॉफिट मिले। अब अगर उद्योगों को प्रॉफिट देना है तो ये आवश्यक होता है कि उन्हें विदेशों से जो सस्ता आयात हो रहा है उसको रोका जाए, क्योंकि अगर विदेशों से सस्ता आयात होता रहेगा तो उस देश के अंदर जो उद्योग धंधे हैं उनका सामान महंगा नहीं बिक पाएगा। तो इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि आयात के ऊपर रोक लगाई जाए। तो आयात के ऊपर जब कर लगाए जाते हैं तो उसके कारण जो है आयात महंगा हो जाएगा, और आयात महंगा होगा तो विदेशों से सामान लेने की बजाय उस देश के लोग जो वो घरेलू उद्योगों से बना सामान लेना पसंद करेंगे, और जिससे उस देश के अंदर उद्योग धंधे जो विकसित होने लगेंगे और एक देश जो वो आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो अगर एक देश को आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है तो उसके लिए जो संरक्षण उसके लिए एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण टूल जो वो सिद्ध हो सकता। नेक्स्ट हानिकारक और विलासिता की वस्तुओं के आयात पर रोक। आज जब हम व्यापार के ऊपर रोक न लगाने की बात करते हैं तो इससे इस बात की संभावना ज़्यादा रहती है कि कुछ देश जो होते हैं वो हानिकारक और विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और दूसरे देशों के अंदर वो निर्यात करते हैं। तो एक देश के अंदर जो हानिकारक वस्तुएं जैसे चर्च है, गांजा है, या अन्य प्रकार के जो अश्लील सामग्री है, या जो नशे की वस्तुएं, वो जो एक देश के अंदर आने लगती है, जिसके कारण एक देश के अंदर जो है नैतिक पतन भी होता है, एक देश के अंदर जो है वो असामाजिकता में भी वृद्धि होती है, एक देश के अंदर जो है लोगों के अंदर जो शारीरिक क्षमता है उसमें भी कमी आती है। तो वो एक देश के लिए नुकसानदायक चीज होती है। दूसरा, अगर आयात के ऊपर रोक ना लगाई जाए तो विदेशों से जो विलासिता की वस्तुओं का ज्यादा आयात किया जाता है, जिससे एक देश की जो पूंजी है वो तो विदेशों में चली जाती है, लेकिन एक देश के अंदर उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं होती, क्योंकि उन्होंने विदेशों से पूंजी का आयात नहीं किया बल्कि विलासिता की वस्तुओं का आयात किया है। तो इससे एक देश को नुकसान होता है। तो एक देश को जो है हानिकारक आयात से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए विलासिता की वस्तुओं का जो आयात है उसको रोकने के लिए जो है बहुत ही जरूरी होता है कि संरक्षण की नीति को अपनाया जाए और ऐसी वस्तुओं के आयात के ऊपर जो संरक्षण के माध्यम से रोक लगाई जाए। नेक्स्ट है विदेशी पूंजी को आकर्षित करना। जब एक देश विदेशी आयात को रोक देता है
तो विदेशी निवेश उन वस्तुओं का जो है निवेशक जो होते हैं उसी देश के अंदर जो है वो उत्पादन करने के लिए अपनी पूंजी लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि भी हम जो है चीन से मोबाइल खरीदते हैं। अब भारत ने जो है चीन से मोबाइल के ऊपर जो है टैक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। इसका मतलब चीन के मोबाइल जो भारत में महंगे हो जाएंगे। अब चीन की जो कंपनी है वो भारत के बाजार को छोड़ना नहीं चाहती, यानी भारत के ग्राहक जो है उनको अपना सामान बेचना चाहती है। तो ऐसे के अंदर फिर जो है चीन के लिए ये ऑप्शन रहेगा कि चीन जो है यहाँ पर निवेश करे और अपने उद्योग को जो है भारत में ही लगाए। अब भारत के अंदर जब उसने उद्योग लगा दिया तो इस टैक्स का कोई चक्कर नहीं रहा, जो आयात के ऊपर टैक्स लग रहा था। तो ऐसे में जो है भारत के अंदर जो वो विदेशी निवेश आने की संभावना ज़्यादा होगी। यहाँ पर जो है ज़्यादा उद्योग धंधे विकसित होंगे, और जब ज़्यादा उद्योग धंधे विकसित होंगे तो उसके कारण आय तथा उत्पादन तथा रोजगार के अंदर भी वृद्धि होगी। जैसा हाल ही के अंदर जो है वो अमेरिका ने चीन से जो एप्पल के फ़ोन थे उनके आयात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा दिया था। तो ऐसे में अमेरिका ने चीन को ये ऑफर, चीन की जो कंपनियां थी उनको ऑफर दिया कि आप जो है हमारे देश में प्रोडक्शन कर सकते हो, हमारे देश में अपना निवेश लेकर के आ सकते हो, जिससे आपको जो है अपना सामान बेचने का मौका भी मिल जाएगा और आपको जो है इस प्रकार के भारी भरकम टैक्स का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। और ये सेम ऑफर जो है जापान ने भी चीनी कंपनियों को दिया था कि जो जापानी कंपनियां चीन के अंदर प्रोडक्शन कर रही थी, तो जापान ने भी अपने देश की जो कंपनियां थी उनको कहा कि अगर आप अपना प्रोडक्शन चीन में शुरू करते हो तो आपको जापान में शुरू करते हो तो आपको जो है आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो संरक्षण होता है ये विदेशी पूंजी को जो आकर्षित करने का भी एक बहुत अच्छा माध्यम होता है। नेक्स्ट है बचत में वृद्धि। संरक्षण के माध्यम से जब आयात के ऊपर टैक्स लगाए जाते हैं तो उसके कारण जो विदेशी आयात होते हैं वो काफ़ी महंगे हो जाते हैं, और महंगी वस्तुओं को लोग लेना कम पसंद करते हैं, और जिसके कारण जो लोगों का उपभोग कम हो जाता है। तो जब लोग अपनी आय को उपभोग में खर्च नहीं करते हैं तो इसके कारण जो उनके पास बचत होती है वो बढ़ती है, और जब बचत को बढ़ावा मिलता है तो फिर जो है इसके कारण जो है निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा, और वो निवेश जो होता है या तो घरेलू उद्योगों के अंदर किया जाता है या जो विदेशों से जो पूंजी को आयात करने पर निवेश किया जाता है, जिसके कारण एक देश के जो घरेलू क्षेत्र है उसके अंदर पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है, और पूंजी निर्माण को जब बढ़ावा मिलेगा तो एक देश के अंदर उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, एक देश के अंदर आय तथा रोजगार में भी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार हम संरक्षण के माध्यम से विदेशी जो आयात है, जो गैर आवश्यक आयात है, उनको हम रोक सकते हैं। उससे बचत में वृद्धि होती है जो एक देश के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। नेक्स्ट है गैर आर्थिक तर्क। तो इससे पहले हमने जो आर्थिक तर्क किए थे, अब हम जो है गैर आर्थिक तर्क करते हैं। तो सबसे पहला है सुरक्षा का तर्क, कि जब हम विदेशों से सामान मंगवाते हैं तो उसके कारण कई बार जो हमारी जो सुरक्षा होती है वो खतरे में पड़ जाती है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आयुध सामग्री है, सुरक्षा के जो उपकरण है, वो अगर हम विदेशों से आयात करते हैं, और शांतिकालीन परिस्थितियों में तो आयात के ऊपर कोई बाधा नहीं होती, लेकिन अगर कोई संकट आ जाता है, जैसे मान लीजिए युद्ध आदि की स्थिति हो गई, तो विदेशी ताकतें जो होती है उस देश की जो आयात की जो चेन है उसको काट सकते हैं, जिससे दूसरे देशों से जो है वो सामान मिलना मुश्किल हो जाता है, और एक देश जो अपनी सुरक्षा के लिए विदेशों पर निर्भर था अब वो जो है अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में ये आवश्यक होता है कि जो सुरक्षात्मक सामग्री होती है उस देश का अपने ही देश के अंदर उत्पादन करने के लिए जो सुरक्षा के जो उद्योग है उन उद्योगों को जो संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट होता है परिरक्षण तर्क। प्रत्येक देश के अंदर जो कुछ विशेष काम धंधे या कुछ विशेष वर्गों के व्यवसाय होते हैं, यानी पुश्तैनी काम धंधे जिसको हम बोल सकते हैं, अगर एक देश को उनका परिरक्षण करना है, उनको बचाना है, तो उसके लिए जरूरी होता है कि उन्हें विदेशी प्रतियोगिता से बचाया जाए। क्योंकि ये जो परंपरागत उद्योग धंधे होते हैं, परंपरागत व्यवसाय होते हैं, वो जो है उतने एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते जितना कि विदेशी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो एमएनसीज है, उनके जो प्रोडक्ट होते हैं उनका मुकाबला वो नहीं कर पाते। तो ऐसे में उनको बनाए रखने के लिए, क्योंकि ये एक देश की संस्कृति का हिस्सा होते हैं, तो अपने देश की संस्कृति को बचाए रखने के लिए इन उद्योग धंधों का बचाना बहुत ही जरूरी है। तो इनको बचाने के लिए जो है संरक्षण की नीति को अपनाना आवश्यक है। जिन विशेष उद्योग धंधों या विशेष वर्ग के व्यवसाय को जो बचाना है, उस विशेष वस्तु के आयात के ऊपर जो सरकार को प्रतिबंध लगाने के लिए संरक्षण की नीति अपनानी चाहिए। आगे राष्ट्रीयता की भावना का विकास। जब एक देश के लोग स्वदेशी सामान का प्रयोग करते हैं तो उनमें अपने देश के प्रति सम्मान की भावना पैदा होती है। क्योंकि जब हम अपने ही देश के अंदर बनी वस्तुओं को यूज करते हैं तो हमें लगता है कि अपने देश के अंदर एक विशेष क्षमता है,
हमारे अंदर वो कैपेसिटी है कि भी हम जो है ये वस्तु बना सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों के दिमाग के अंदर जो है विदेशी ब्रांड का एक शौक होता है कि अगर हम विदेशी कोई ब्रांड यूज करते हैं तो हमारे लिए एक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। तो ऐसे में ऐसे लोगों की अपने देश के जो घरेलू सामान के अंदर रुचि पैदा करने के लिए आवश्यक होता है कि विदेशी ब्रांड के ऊपर रोक लगाई जाए, उनके आयात के ऊपर रोक लगाई जाए। तो विदेशी वस्तुओं के आयात के ऊपर रोक लगाने के लिए जो है वो संरक्षण एक बहुत ही कारगर उपाय है। और जब हम विदेशी सामान के ऊपर रोक लगाएंगे, आयात पर रोक लगाएंगे, तो उससे एक देश के जो लोग हैं वो घरेलू सामान को खरीदेंगे, जिससे उनके अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना विकसित होगी। तो इस प्रकार से ये जो है महत्वपूर्ण तर्क थे जिनके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि भी एक देश के लिए जो संरक्षण की नीति बहुत ही आवश्यक है। इसलिए एक देश को जो है हर हाल के अंदर संरक्षण की नीति को अपनाना चाहिए। इसके साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।